ईसा से कुछ हजार साल पहले आर्यावर्त के पश्चिमी तट से लगते समुद्र में अरब सागर में लकड़ी की एक डोली लहरों के थपेड़े खाती आगे बढ़ रही है। इस डोली में असीरिया से भागा हुआ एक परिवार है, पति पत्नी और उनका 6 साल का बेटा। महीनों के सफर के बाद इस परिवार ने फिर से जमीन देखी है। बच्चा बुरी तरह बीमार है। लंबे समुद्री सफर की वजह से सबके शरीर से दुर्गंध आ रही है। तट पर नौका लगते ही पति बच्चे को उठाकर मीठे पानी की तलाश में निकल जाता है। इसी तट पर आर्यावर्त का एक सम्राट मत्स्य आखेट को आया है। उसकी नजर समुद्र में डोली से उतरकर आती सुंदर स्त्री पर पड़ती है। अग्नि जैसे सुनहरे बाल, तीखे नैनंश, भूरी आंखें, इतनी गोरी चिट्टी, वह इस लोक की बिल्कुल नहीं लगती। सम्राट चकित रह जाता है। वह प्रश्न करता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहां से आए हो? स्त्री को भाषा समझ नहीं आती। वह कोई जवाब नहीं देती। उसके शरीर से अप्रिय गंध दूर तक आ रही है। सम्राट बेचैन होकर अपना प्रश्न कई बार दोहराता है तो वह स्त्री बस इतना ही कहती है, असीरियन्ना। मत्स्य कन्या, मुझे मालूम था कि तुम इस लोक से नहीं हो। समुद्र से आई मत्स्य कन्या हो। मुझसे शादी करोगी मत्स्य कन्या? सम्राट को असीरन्ना शब्द मत्स्य कन्या समझ में आता है। सम्राट की कोई बात स्त्री को समझ नहीं आती। वह भयभीत होकर सिर हिलाते हुए अपनी डोली की ओर भाग जाती है। कौन थी मत्स्य कन्या और उसका क्या हुआ? प्राचीन ग्रंथों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसकी पूरी कहानी सुनिए वरिष्ठ पत्रकार सुधीर राघव से। दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम प्राचीन ग्रंथों से। जैसा कि पिछली कड़ी भारतीय समाज में किस देश से आई ऊंच नीच वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारतीय समाज में ऊंच नीच का जातीय दंभ असीरियाई प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसी प्रसंग में आज हम मत्स्य कन्या की संतानों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय रीति रिवाजों को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई। इस वीडियो के शुरू में आप मत्स्य कन्या से परिचित हो चुके हैं। मत्स्य कन्या एक इस तरह का शब्द था जो कि मति भ्रम से उत्पन्न हुआ था, जो कि एक समझ के अंतर से उत्पन्न हुआ था। एक स्त्री जो अपने परिवार के साथ असीरिया से पलायन करके आई है, जिसका परिवार दुखों को सहता हुआ फारस की खाड़ी से एक लकड़ी की डोली में बैठकर बहुत ही साहसिक यात्रा के जरिए समुद्र के थपेड़े खाते हुए महीनों के सफ़र के बाद भारत के किसी पश्चिमी तट पर पहुंचा है। इस तरह के संकेत और साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। केरल के पत्तनम में मिले 13 कंकालों के डीएनए अध्ययन से ये सामने आया है कि वो लोह युग के हैं। प्राचीन प्रागैतिहासिक लोह युग में यूरेशिया से लोग केरल तक पहुंच रहे थे, केरल के पत्तनम तक पहुंच रहे थे। ये तो साक्ष्य हैं। इसके अलावा पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर केरल तक वो नौकाएं कहीं भी लगती होंगी और एक समाज के अंदर एक बाहरी समाज से लोगों का आना जाना बना हुआ था। ये संकेत प्राचीन ग्रंथ हमें देते हैं और मत्स्य कन्या की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है। मत्स्य कन्या का परिवार आर्यावर्त में पहुंच चुका है और उसका बच्चा बीमार है। पति बच्चे को लेकर जल स्रोत की, मीठे जल स्रोत की तलाश में निकल जाता है। इतने में आर्यावर्त के सम्राट जो वहां आखेट करने के लिए आए हुए हैं, वो मत्स्य कन्या को देखते हैं जो लकड़ी की डोली से उतर कर आ रही है। उन्होंने पहले कभी
ऐसा दृश्य नहीं देखा है कि समुद्र से कोई स्त्री निकल कर आए और एक मछली नुमा चीज से निकलकर वो आ रही है जो तैरती हुई पानी पर आई है। वे आश्चर्यचकित हैं और इसलिए वो उसके पास जाकर सवाल करते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? वो सब चाहती है, एक परपुरुष को देखकर महिला दूसरी जगह आई हुई है, वो डरी हुई है, लेकिन सम्राट के बार बार पूछने पर वो अपने प्रदेश के बारे में बताती है, अपने क्षेत्र का नाम लेती है, असीरियन। और इस असीरियन के उच्चारण में जो फर्क है उसकी वजह से सम्राट उसे समझ नहीं पाते और सम्राट के मन में जो पहले ही छवि बन चुकी है कि वो समुद्र से निकल कर आई है और लंबे सफ़र की वजह से उसमें एक समुद्र की गंध भी आ रही है, तो वो अपनी परिकल्पना से उसे मत्स्य कन्या मान लेते हैं। वो सुंदर है, उसके बालों का रंग, उसकी आंखों का रंग, उसके नैन नक्श ऐसे हैं जो आर्यव्रत में कहीं नहीं मिलते। इसलिए सम्राट को पारलौकिक आभास होता है और वो उसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। स्त्री कुछ समझ नहीं पाती, वो डर कर लौट जाती है। राजा ये समझते हैं कि स्त्री ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है और वो निराश होकर अपने राजभवन को लौट जाते हैं। वहाँ दुखी हैं, चिंतित हैं। उनका एक प्रतापी बेटा बहुत ही पराक्रमी है, वो पिता के दुख के बारे में जानता है और उसे दूर करने की ठान लेता है। इधर डोली में स्त्री बैठी है, उसका पति पुत्र को मीठा जल पिलाकर और थोड़ा जल पात्र में लेकर और वो स्त्री के पास पहुंचता है। स्त्री घबराई हुई है, वो उसे बताती है कि कोई पुरुष आया था। वो परिवार थोड़ा सा डर जाता है लेकिन अपने रहने के लिए इंतजाम करता है। अगले दिन जैसे ही ये परिवार उठता है, वहाँ सुंदर सजा बांका युवक आता है। उसे देखकर पुरुष जो है वो छुप जाता है, पत्नी को भी अपने पास बुलाता है और वो देखता है कि वो युवक किसी की तलाश कर रहा है। तो पति पत्नी से कहता है कि हमें इन लोगों की मदद से यहाँ पर बसना होगा, तुम जाओ और इनसे बात करो और स्त्री के प्रस्ताव को ये लोग नहीं टालेंगे, तुम कोशिश करो। स्त्री निकलकर बाहर आती है, उसे देखकर वो राजकुमार वही सवाल दोहराता है कि तुम मत्स्य कन्या हो। स्त्री को कुछ समझ में नहीं आता लेकिन वो हाँ में सिर हिला देती है। वो राजकुमार कहता है कि तुम मेरे पिता से शादी करोगी। स्त्री को तब भी कुछ समझ में नहीं आता, वो कोई जवाब नहीं देती। वो युवक कहता है कि मैं तुम्हारे संकोच को समझ रहा हूँ, तुम ये सोच रही होगी कि मेरे रहते हुए अगर तुम मेरे पिता से शादी करोगी तो तुम्हारी संतानें राजा नहीं बन पाएंगी। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तुम्हारी ही संतानें राजा बनेंगी। और स्त्री हाँ में सिर हिलाकर लौट जाती है। राजकुमार खुशी खुशी अपने पिता को जाकर संदेश देता है कि वो स्त्री शादी के लिए मान गई है। इधर पति अपनी पत्नी को ले जाता है झरने पर और उस दोनों वहाँ स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं, बच्चे के लिए जड़ी बूटियाँ तोड़कर उसे रस पिलाते हैं और उसकी हालत में अब धीरे धीरे थोड़ा सुधार हो रहा है। वो जब नहा धोकर लौटते हैं थोड़ी देर में राजा फिर से आ जाता है अपनी पूरे दल बल के साथ। स्त्री के गले में माला डाल देता है फूलों की और शादी के लिए उसे साथ चलने के लिए कहता है। तब स्त्री अपने पति की ओर इशारा करती है, पति भी बाहर आ जाता है और वो कुछ कहने का प्रयास करता है। राजा समझता है कि वो चाहती है कि ये इन्हें भी साथ ले चलूं। तो राजा उससे कहता है कि हे मुनिवर, आप कौन हैं? क्या आप इसी स्त्री के साथ हैं? पुरुष कुछ समझता नहीं है, वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। वो तीनों लोग एक अलग रथ में बैठकर राजा के साथ चल पड़ते हैं। महल में पहुंचकर स्त्री को एक अलग कक्ष में ले जाया जाता है और पुरुष और बच्चे को अतिथि कक्ष में छोड़ दिया जाता है। सम्राट उस स्त्री से धूमधाम से शादी करता है और धीरे धीरे अपनी भाषाएं सिखाने की व्यवस्था होती है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि मत्स्य कन्या को सम्राट से 2 पुत्र हुए। उसके पहले पति का पुत्र पठन पाठन और अध्ययन के लिए निकल गया और बहुत बड़ा विद्वान और लिपि का ज्ञाता बनकर लौटा।
उसने इस राज परिवार का इतिहास लिखा। इस राज परिवार की पुत्र वधुओं और महिलाओं को उसने कुछ अलग ही चरित्र का दिखाया, बहुत ही अजीब चरित्र का दिखाया, जिनके बहुत से पुरुषों के साथ संबंध थे, सूर्य से, यम से, वायु से, इंद्र से। इस तरह से उसने अपनी माता को छीन लिए जाने का बदला इस राज परिवार से लिया। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही ऐसी रोचक जानकारी के साथ इसकी अगली कड़ी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।